बच्चा अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। Coulomb's law. According to this law, if 2 point charges Q1 and Q2 they are separated by a distance R, then there acts a force F which is directly proportional to the product of magnitude of the charges. Means ये जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों चार्जेस का, उनका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास फोर्स आएगा। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम ये दो इक्वेशंस कंबाइन कर लें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r², ये कंबाइन होकर इक्वेशन आएगी। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है बच्चों, स्मॉल के, मॉड Q1 मॉड Q2/r², स्मॉल के। और इसको दूसरे वर्ड्स में हम इस F की वैल्यू F इज इक्वल टू इस K भी लिख सकते हैं, और दूसरी इसकी वैल्यू 1/4πε, ये सिंबल होता है एप्सिलॉन। अगर इन दो चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम है तो हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वेदर फॉर वैक्यूम और एयर। ये K की वैल्यू ही होती है, आप K भी लिख सकते हैं, और इन प्लेस ऑफ K आप 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। मॉड Q1 मॉड Q2/r², और इस F को मैंने F0 लिख दिया। नॉट मीन्स द मीडियम बिटवीन द चार्जेस Q1 Q2 इज एयर, तो ये F0 आ गया। सपोज अगर मीडियम दो चार्जेस के बीच में अदर देन वैक्यूम और एयर है, सपोज सैंड है, वाटर में डिप है, ये दो चार्जेस, तो जो फोर्स एक्ट करेगा F ये होगा 1/4πε। एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम जो उनके बीच में है। मॉड Q1 मॉड Q2/r², तो ये फोर्स तब है जब दो मटेरियल के बीच में, दो चार्जेस के बीच में मीडियम है, और F0 तब है जब दो चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहां पर सपोज F0 को हमने F से, इस इक्वेशन को F0 डिवाइडेड बाय F अगर हम कर देते हैं तो ये दो इक्वेशन डिवाइड करने के बाद ऊपर आएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2/r², और डिनोमिनेटर में 1/4πε मॉड Q1 मॉड Q2/r²। ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, 1/4π से 1/4π। ये जो वैल्यू आपके पास आएगी F0/F इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर जाएगी ε/ε0, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ε0। इन दोनों के रेशियो को ही हम यहां पर अभी डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं εr, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन मीन्स है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ε0 मीन्स परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। εr इनका रेशियो होता है, इसे परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K भी बोलते हैं। तो परमिटिविटी क्या डिफाइन है, परमिटिविटी की क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन, परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो है, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम which determines the electric force between two charges situated in that medium। अगर ये दो चार्जेस हैं इस मीडियम में, जो मीडियम डिटरमाइन करता है उसे बोलते हैं परमिटिविटी। फोर्स कितना होगा ये बताता है परमिटिविटी। और ε0 फ्री स्पेस का होता है, दोनों का रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बोलते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया F0/F इज इक्वल्स टू K। और अगर आप यहां से देखें इस K की वैल्यू, इस K की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है, ये फॉर वैक्यूम, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1 होता है, और एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.006 होती है अप्रॉक्सीमेटली। एयर और वैक्यूम दोनों के लिए हम इसको 1 ले लेते हैं। वाटर के लिए ये ऑलमोस्ट 81 होता है वाटर के लिए, और फॉर मेटल्स के लिए ये K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है।
ये के अगर आप देखें इसमें और भी टेबल्स में कई वैल्यू गिवन होती है, तो के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी 1 से बड़ा होता है के की वैल्यू। तो अगर आप इस एफ नॉट और एफ में ये रिलेशन देखें तो के एंड एफ नॉट के 1 से बड़ा है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ एंड जिस मीडियम का के ज्यादा होगा एफ क्या होगा, कम होगा, और के अगर कम होगा तो एफ ज्यादा होगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफ एंड के। नाउ द वैल्यू एफ नॉट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो फॉर्मूला आता है इनके बीच में, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और ये इनके बीच में रिलेशन आया है। अब हमने यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू, जो फॉर्मूला था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कांस्टेंट की पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों जब दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बीच में मीडियम एयर होगा। तो इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁻9 है। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब इनके बीच में कोई मीडियम होगा। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि हमको पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी आपको बताया के और एप्सिलॉन आर होता है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की होगी एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है। अब हम इस फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स होता है वो पहली प्रॉपर्टी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कूलम फोर्स है, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स पॉइंट को ज्वाइन करने, इन पॉइंट्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। मींस अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल ये इसी लाइन के अलोंग इधर और इधर ऐसे एफ फोर्स लगाएंगे, और अगर ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्ट भी इसी लाइन के अलोंग करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये फोर्सेस जो है वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, कूलम फोर्स। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स जो वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि कूलम्स लॉ दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये ओबे करते हैं कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस इसकी क्या है, कहां तक ये वैलिड है। लिमिटेशंस, फर्स्ट पॉइंट है ये वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर चार्जेस बड़े हो जाएंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इसकी लिमिटेशन है, एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। एंड सेकेंड, इफ द डिस्टेंस जो इनके बीच में जो पॉइंट चार्जेस की जो बीच के डिस्टेंस आर है, अगर वो लेस देन 10⁻15 मीटर मीन्स 1 फर्मी से लेस होता है तो भी ये वैलिड नहीं रहता है आपके पास कूलम्स लॉ। अगर ये डिस्टेंस 10⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर रहता है तो इस वैल्यू में ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ वैलिड रहता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, डिस्टेंस R से सेपरेटेड है, तो जो फोर्स F यहां पर लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इनके बीच का मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज अदर देन एयर और वैक्यूम तो इसको एप्सिलॉन लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब बच्चों इसमें F के ऊपर अगर हम एरो लगा दें तो यहां पर वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मगर इसमें इधर वेक्टर क्वांटिटी नहीं बना। तो बच्चों कैसे इसे वेक्टर बनाएंगे,
इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल पहले दे देता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। जब हम एक स्केलर क्वांटिटी मास की एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी मोमेंटम वेक्टर बन जाता है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर अपोजिट होगी तो आप यहां पर माइनस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। F इज इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसको मास एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी फोर्स जो है इट बिकम्स वेक्टर और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अगर ऑपोजिट है तो आप यहां पर माइनस इंट्रोड्यूस कर देते हैं जब एक स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है। अगर एक वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, फॉर एग्जांपल वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए F और S का डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं हम, F डॉट S, ये हो जाता है वर्क। और इसी तरह से अगर हम टॉर्क देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर R और F दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इन दोनों पे एरो लगाएंगे तो वेक्टर्स में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर वेक्टर में, तो यहां पर ये एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इससे जो आंसर आता है टॉर्क वो भी उसकी भी डायरेक्शन होती है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एग्जाम्पल थे कैसे वेक्टर्स में हम किस लिखते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, 1/4πε0 mod q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इस साइड आपके पास कोई भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आर स्क्वायर जब आप किसी का डॉट उसी से करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी वेलोसिटी है, वी अगेन वेलोसिटी वी डॉट वी और डॉट करके एक स्केलर प्रोडक्ट बनता है जैसे एफ डॉट एस करके वर्क बनता है। तो यहां पर ये स्क्वायर हो जाता है वी डॉट वी स्क्वायर। तो स्क्वायर कभी भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है, तो इधर यहां पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो जब ऐसे केस आएंगे हमारे पास कि इधर वेक्टर है इनके अलावा, तो हम यहां पर एक यूनिट वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस f और r की डायरेक्शन सेम होगी। सपोज ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स इधर होगा तो r की डायरेक्शन इधर ही होगी। अगर आप इसको फोर्स को कंसिडर करते हो, ये 2 पे लग रहा है, F2 1 अगर आप बोले फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो आर भी इस साइड का ही लेंगे, जो आर इधर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन इस तरफ ही होगी। और यहां पर अगर आप वेक्टर लेंगे इस तरफ वाला, ये इसको रिपेल करता है F1 2 ये वेक्टर, तो आर भी इसी डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आर और एफ की डायरेक्शन सेम होती है। अगर आप इस आर को यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप लगाएं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, यूनिट वेक्टर 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। यूनिट वेक्टर जो किसी भी नंबर का यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a अपॉन मॉड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर हम r कैप को लिखेंगे तो r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r। अगर आप इसे नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व करें तो 1/4πε0 मॉड q1 मॉड q2 और ये आर स्क्वायर और ये जो था आपके पास वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर को मॉड आर को आप आर कह सकते हो। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट लाइन पे जो हमें आंसर देंगे 1/4πε0 मॉड q1 मॉड q2 बाई आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू आर एंड वेक्टर आर। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये भी वेक्टर फॉर्म है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। बेटा अब हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा आपने क्लास 11th में पढ़ा है, अगर टू मासेस m1 एंड m2 दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो यहाँ पर एक फोर्स लिखता है F which is directly proportional to product of their masses m1 m2 and F is inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो F proportional to m1 m2 by r स्क्वायर, और इसके F इक्वल्स टू करने पे एक कांस्टेंट आता है G m1 m2 by r स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2 होती है। क्योंकि ये 10⁻⁻11 है बच्चों, ये बहुत छोटी वैल्यू है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक फोर्स होते हैं, इनफैक्ट वीकेस्ट फोर्स होते हैं ये इस वैल्यू की वजह से। तो अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, जो यहां पर हमने कूलम फोर्स पढ़ा और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11 में पढ़ा, इनके बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो यहां है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहला, और दूसरा है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्लास 11 में पढ़ा है और ये आप अब पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है? नंबर 1 डिफरेंस जो इनमें है वो है नंबर 1 जो डिफरेंस इनमें है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं दो चार्ज, अगर वो सेम चार्ज के हैं तो वो रिपेल भी कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट है it is the force between two charges, and इसका है सेकेंड, it is the force between two masses। थर्ड पॉइंट है these are strong forces in nature, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं these are weakest force इन नेचर। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। जो चार्ज होता है उन दोनों के बीच में क्या मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर एयर और वैक्यूम है तो मैक्सिमम होता है, अगर कोई मटेरियल उनके बीच में आ जाए तो ये कम हो जाता है। जैसा कि आपने देखा है, ये F0 अभी मैंने बताया था, F0 अपॉन F जो है वो K होता है। अगर K इंक्रीज हो जाता है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है मिनिमम, बाकी के लिए इंक्रीज होती है, तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। जबकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, इट does not depend on the medium। जो मासेस के बीच में मीडियम होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है ये वाला फोर्स। नाउ डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ by Coulomb's law, जो कूलम्स लॉ होता है बच्चों, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, ये अब हम प्रूव करेंगे। तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस लिए, Q1 एंड Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अगर मैं एक कंडीशन लूं कि Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो ये एक कंडीशन Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, इफ ये कंडीशन हो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 मीन्स आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। और यहां पर इससे 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन जो R12 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर R12
डायरेक्शन इसकी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है Q12, इसकी जो डायरेक्शन है Q12 Q2 है डायरेक्शन, आप ये Q12 Q2। अगर हम एक यूनिट वेक्टर 21 ले लें तो इसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो फोर्स होगा, जैसा मैंने आपको बताया वेक्टर फॉर्म, जब ये दोनों पॉजिटिव और या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये कंडीशन हमने ली है, तो ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज होती है, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, तो इसी लाइन के अलोंग लगता है। तो ये वाला Q1 इसको रिपेल करेगा। F2 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर इसकी डायरेक्शन हो गई। तो अगर हम यहां पर F21 की वैल्यू फाइंड करें, वेक्टर फॉर्म लिखें कूलम्स लॉ का, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं मीडियम को एयर मान रहा हूं, अगर मैं अदर देन एयर मानूंगा तो एप्सिलॉन लिखूंगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब ये मीडियम कोई भी हो सकता है, अगर हम ये लिखें मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आर कैप हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन F21 पे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 इस साइड है, ये रिपेल कर रहे हैं। अगर ये Q1 Q2 में लेस देन 0 ले लेता, मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, तो मल्टीप्लाई नेगेटिव आती विच इज लेस देन 0, तो ये अट्रैक्ट करता, ये फोर्स इस साइड हो जाता। बट अभी ये दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। F21 की डायरेक्शन इधर है, और R जो यूनिट वेक्टर है ये R, ये भी उसी डायरेक्शन का आपको लेना चाहिए। और हमने जो इस डायरेक्शन का R लिया है उसे हमने बोला है R12, जिसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 है, यानी Q1 से Q2 की तरफ की डायरेक्शन R12 है, यूनिट वेक्टर जो है, तो हमने इसको लिखा R12, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हमने F12 कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर। और क्योंकि ये फॉर्मूला 1 पे लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये फॉर्मूला, ये फोर्स इधर होगा, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो R यूनिट वेक्टर भी इधर ही होना चाहिए। और R का जो वेक्टर की डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ, R21 है, तो ये R21 कंसिडर करके इसकी डायरेक्शन इधर ले लेते हैं हम। और अगर यहां पर F12 की डायरेक्शन इधर है, तो R21 भी इस साइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और यहां पर भी इनकी डायरेक्शन सेम है। यूनिट वेक्टर्स मींस जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, बट डायरेक्शन वाइज दे आर डिफरेंट। R21 की जो डायरेक्शन है और R12, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, 2 और 1 के बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी, बट डायरेक्शन में दे आर ऑपोजिट। तो अगर मैं इस R21 को लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड में ये R12 के इक्वल है, बट डायरेक्शन वाइज यहां पर माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में ऑल यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ये माइनस आया। अगर ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 ओवर R स्क्वायर। और इस R21 की वैल्यू हमने यहां से पुट करी R12 विद नेगेटिव साइन मैंने आगे लिख दिया। F12 इज इक्वल टू, अगर आप ये फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें तो ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 ये सेम जो वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली ये वैल्यू है जो किसके इक्वल है, यहां पर यही वैल्यू आ गई जो F21 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये माइनस एज इट इज रखने दिया, और ये वैल्यू F21 को रिप्रेजेंट कर रही है, F21। तो ये न्यूटन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड और फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, जो फोर्स लगे वो इक्वल एंड अपोजिट है। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन में दे आर अपोजिट, तो यही न्यूटन थर्ड लॉ होता है, हमने प्रूव कर लिया। ऐसे ही अगर हम चाहें ये Q1 Q2 जो ग्रेटर देन 0 है, हमने यहां पर कंडीशन ली, हम दूसरी कंडीशन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम Q1 Q2 लेस देन 0 माने, इट मीन्स एक पॉजिटिव है नेगेटिव मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 आ रहा, बट उस समय जो डायरेक्शंस होंगी, ये Q1 है, ये Q2 है, ये जो F21 मैंने इधर बनाया है, तब जो सेकेंड पे ड्यू टू फर्स्ट फोर्स लगेगा F, वो डायरेक्शन F21 इधर रिप्रेजेंट करेगा, और 1 पे जो 2 की वजह से है वो डायरेक्शन F12 इधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके फोर्स वो इधर हो जाएंगे, बाकी यूनिट वेक्टर आप वही लेंगे, R21 2 से 1 की तरफ जो होगा, और R12 जो है वो 1 से 2 की तरफ। अगर आप ये ऐसे ही सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल ये आ जाएगा। उन फॉर्मूले से भी आप किसी भी एक केस में कर सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
यहाँ पर बच्चों अगर एक चार्ज Q0 है, Q1, Q2, Q3 एंड डैश डैश डैश, कई सारे नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, तो ये इस पे फोर्स लगाएंगे Q0, Q1 की वजह से Q0 पे एक फोर्स लगेगा। अगर बोथ पॉजिटिव है तो ये रिपल्शन होगा, F ऑन 0 ड्यू टू 1, F ऑन 0 ड्यू टू 2, F ऑन 0 ड्यू टू 3 एंड F सिमिलरली n चार्जेस हैं तो F एट 0 ड्यू टू n। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रूल क्या कहता है, जो नेट फोर्स F ऑन 0 होगा वो वैल्यू जो F ऑन 0 होगी वो होगी F01, 0 पे जो 1 ने लगाया, 02 प्लस 03 एंड प्लस डैश 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 F0n। तो इसका स्टेटमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू a number of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time। ये इसका स्टेटमेंट है कि ये जो इस पे जो फोर्स होगा टोटल फोर्स के सम के इक्वल होगा। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं F0, इस पे टोटल फोर्स नेट फोर्स निकालते हैं तो वेक्टरली ये ऐड हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 एंड Q0 के बीच में जो फॉर्मूला है, अगर मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आएगा Q1 मॉड Q0 बाई R स्क्वायर, R और R 0 कैप 1 से 0। ये है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, हमने इसे रिपल्सिव माना, और जो डायरेक्शन होगी उसकी R10, 1 से 0 R की डायरेक्शन भी सेम होगी, R10। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q2 Q0, इस Q2 की वजह से इस Q0 पे मॉड Q2 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और R जो इसका फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है 0 ऑन F02, तो R भी उसी डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन का R होता है R2 से 0 की तरफ, R20 कैप एंड प्लस सो ऑन। अगर आप इनमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड मॉड Q0 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा ये मॉड Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस मॉड Q2 अपॉन ये R20 स्क्वायर R20 कैप एंड प्लस सो ऑन। nth टर्म होगा Qn ओवर Rn0 स्क्वायर वेक्टर यूनिट वेक्टर Rn, 0। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जो बगल जो उसमें फोर्स है एंटायर फोर्सेस का सम होता है वेक्टर एडिशन।